गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाएं। देखो, सरकारी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको सरकारी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी सरकारी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। खास तौर पर उन योजनाओं का आइडिया होना चाहिए जिनकी एनिवर्सरी आ रही हो या फिर आ चुकी हो, यानी कि जिनको 10 साल पूरे हो गए हो। 2025 चल रहा है, अभी 2025 में लगभग 10 से 11 साल मोदी सरकार को पूरे होते हुए हो गए, और 2014-2015 में जब पहली बार ये सरकार आई थी तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आई थी और बहुत ही आइडियलिज्म के साथ कुछ योजनाएं इंट्रोड्यूस हुई। अब इन सारी की सारी योजनाओं को लगातार 10 साल पूरे हो चुके हैं, 2024 के आखिर में और 2025 के शुरुआत में, और ये आने वाली आपकी एग्जाम्स का एक मेजर फोकस रहेगा। चाहे मेंस की एग्जाम की बात करो, चाहे आप ऐसे के कुछ थीम्स की बात करो, निबंध की बात करो, चाहे आप प्रीलिम्स की परीक्षा की बात करो, तो ये आपके लिए एक मेजर फोकस रहने वाला है। इसलिए आज हम इन सारी योजनाओं को डिस्कस करते हैं। क्या इनके पहलू है, क्या इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या यहाँ पर इन योजनाओं में कहा गया है, क्या इनके उद्देश्य हैं, क्या इनकी सफलताएं रही हैं, किस हद तक यहाँ पर इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में ये योजनाएं आई हैं, किस हद तक सफलता मिली है और किस हद तक सफलता अभी मिलना बाकी है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी पहली ऐसी योजना, पहले ऐसे प्रयास पर, जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साल 2014 में ये आई थी, 2024 में इसको 10 साल पूरे हो गए। 2025 की परीक्षाओं के लिए पूछी जा सकती है काफी। आप अंदाजा लगा सकते हो, ये योजना वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में थी। भारत में हर एक नागरिक का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करवाना, और इस हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। इसका उद्देश्य ये था, हर एक भारतीय के लिए, जितने भी भारतीय हैं सबके लिए वित्तीय सुविधाएं सुनिश्चित करवाना। पहले के गांव में आप देखते थे महिलाओं के पास बैंक अकाउंट नहीं होते थे। अब जो महिला पैसा कमा रही है, पति उसको मारकर उससे वो पैसा पैसा छीन ले रहा है। तो अब अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप सुरक्षित हैं। बैंक अकाउंट होता है तो आपके अकाउंट की जानकारी बैंक के पास होती है, यानी आपको लोन लेने में, ऋण लेने में सुविधा होती है। इतना ही नहीं, अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको बीमा सुविधा यानी इंश्योरेंस की सुविधा आराम से मिल जाती है, राइट। आपके खाते में पेंशन सरकार के द्वारा आसानी से आ सकती है। आपको बाहर से पैसा यानी कि रेमिटेंस आराम से आ सकता है, अगर बाहर आपका कोई बच्चा पढ़ रहा हो या काम कर रहा हो। इसलिए एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जनधन योजना का पहला उद्देश्य यह था, इन सारी वित्तीय सेवाओं को हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए हर भारतीय का एक जनधन अकाउंट खोले, और इसमें प्राथमिकता उन लोगों को दी गई जिनका पहले से बैंक अकाउंट नहीं है। देखिए, आज आप जाइए आईसीआईसीआई या फिर इंडसइंड बैंक यानी किसी निजी बैंक के पास जाइए, वो कहेंगे कि आपके पास न्यूनतम एक बैलेंस होना चाहिए 10-15 हजार रुपए का। लेकिन वहीं अगर सरकारी जनधन अकाउंट खोल रहा है तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोल सकते हो, यानी कि कोई बैलेंस नहीं है तब भी आप एक जनधन अकाउंट खोल सकते हो। और यहां आपको पेपर वर्क भी सरकारी या फिर एक निजी क्षेत्र के बैंक की तरह बिल्कुल ना के बराबर लग रहा है। तो इसके लिए अलग अलग जगहों पर, जिन जगहों पर लगा कि लोगों के पास अकाउंट नहीं है ज्यादातर के पास, वहां कैंप बिठाए गए और बिल्कुल शून्य चार्ज के साथ, बिल्कुल शून्य शुल्क लेकर इन अकाउंटों को खोला गया, है ना? इनके लिए प्रचार किया गया और ये अकाउंट यहां पर खोले गए। इतना ही नहीं, अगर आप कोई बराबर से एक अकाउंट नहीं खोल सकते, ठीक, अगर आप एक रेगुलर अकाउंट नहीं खोल सकते, तो आप एक स्मॉल अकाउंट यानी कि एक छोटा खाता खोल दो सरकार के साथ। अगर आपको लगता है कि एक रेगुलर अकाउंट नहीं खोलना मुझे, और इस छोटे खाते को खोलने के लिए आपको कोई कानूनी दस्तावेज की जरूरत ही नहीं है। एक बहुत ही सरप्राइजिंग आप चीज देख रहे हो यहां पे, है ना? किसी दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही खोल लो। इनफैक्ट आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। आप बैंक जा सकते हो, किसी भी बैंक में जाओ,
जन क्षेत्र की बैंक में जाओ, निजी क्षेत्र की बैंक में जाओ और कहो कि मुझे जनधन अकाउंट खोलना है, अकाउंट इन लोगों को खोल के देना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक भी नहीं जाना चाहते तो सरकार ने अलग से बैंकिंग मित्र बना रखे हैं। यहां पर आप इनमें से किसी मित्र के पास चले जाओ, है ना, जिन्हें बैंकिंग करस्पॉन्डेंट कहा जाता है, बैंक मित्र, जो कि छोटी छोटी डिवाइसेस लेकर, जो आपकी ऐसी डिवाइसेस होती हैं, छोटी छोटी डिवाइसेस लेकर गांव गांव घूमते हैं। इन डिवाइसेस के माध्यम से आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा आपसे दस्तावेज लेकर। एज सिंपल एज दैट। और इतना ही नहीं कि आपको बस फ्री में बैंक अकाउंट मिल रहा है, जनधन अकाउंट तो खुला ही सही, जनधन अकाउंट के साथ कुछ मुफ्त की सुविधाएं और मिल गई ताकि इन लोगों को और सिक्योर किया जा सके। अगर जनधन अकाउंट के साथ आपका रुपे डेबिट कार्ड खुलता है, रुपे भारत की डेबिट कार्ड की वो प्रणाली है जो कि बाहर की डेबिट कार्ड की प्रणालियों वीजा और मास्टर कार्ड को तक को यहां पर टक्कर दे रही है। अगर आपका रुपे डेबिट कार्ड खुला तो आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यानी एक्सीडेंट होने पर बीमा, एक्सीडेंट का बीमा मुफ्त में मिल रहा है। ठीक, पहले ये अमाउंट 1 लाख का था, लेकिन अब 2 लाख समथिंग का कर दिया गया। एक्सीडेंट होगा और ये जनधन अकाउंट खुला हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका बीमा भी क्या हुआ, यानी कि 2 लाख रुपए मिल जाएंगे एक्सीडेंट के केस में। अगर जनधन अकाउंट खुला हुआ है तो आपको ओवरड्राफ्ट भी मिल जाएगा 10,000 रुपए का फ्री में, मुफ्त में। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, यानी मान लो आपके बैंक अकाउंट में 0 रुपया या -50 है बैलेंस, आपका माइनस में चला गया, 0 में चला गया, लेकिन आपको अपनी चाय की दुकान के लिए कुछ दूध वगैरह खरीदना है या फिर कुछ ऐसी चीज खरीदनी है जो अर्जेंट में चाहिए, तो आप 10,000 रुपए का उधार ले सकते हो, यानी -10,000 आपका बैलेंस चला जाएगा। फिर जब आप वापस इस अकाउंट में डालोगे तो वो आपके पास आपका दोबारा शून्य की तरफ जाता जाएगा बैलेंस, और एक तरीके से लघु अवधि के लिए लोन मिल जाएगा आपको, छोटी अवधि के लिए छोटा अमाउंट का लोन, और वो भी बिना बैलेंस होते हुए। और देखो, जनधन अकाउंट से ऐसा नहीं है कि बस आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। सरकार अब अपनी अलग अलग योजनाओं के लिए और अलग अलग लाभ के लिए इस जनधन अकाउंट का इस्तेमाल करने लगी है, और इसलिए इस जनधन अकाउंट का एकीकरण अलग अलग तरीके से हो चुका है। कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? पहली बात, अगर आपको प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ चाहिए, यानी कि अगर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चाहिए, जैसे कोरोना के समय पर सरकार ने बोला महिलाओं को 500-500 रुपया देंगे, कहां से दोगे? जनधन अकाउंट से जानकारी, मोबाइल, सब कुछ मिला हुआ है, क्योंकि अब यही जनधन अकाउंट को सरकार ने आधार से जोड़ा, आधार आने के बाद, और आधार से मोबाइल जुड़ा ही हुआ है, आधार में मोबाइल की जानकारी है, तो जनधन अकाउंट, मोबाइल, आधार, तीनों चीजें मिलकर जैम ट्रिनिटी, यानी कि एक ब्रह्मा विष्णु महेश तरह त्रिमूर्ति बनाई गई, और फिर मोबाइल और आधार की जानकारी से महिलाओं को प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ दिया गया। ऐसे जितनी स्कीमों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है सरकार की तरफ से, अब आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, चप्पल रगड़ने की, किसी अधिकारी से आपको बात करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है ना। यहां तक कि चूल्हे की सब्सिडी का पैसा, गैस सब्सिडी का पैसा भी इसमें सीधा सीधा लोगों को पहुंच जाता है। इसके साथ साथ जो भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पैसा है, यानी लाइफ इंश्योरेंस जो सरकार की है, अगर जीवन की ज्योति चली गई तो कुछ आपको बीमे का अमाउंट मिल जाए, ये भी सीधा जनधन अकाउंट में मिलता है। ऐसे ही जो पीएम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, सुरक्षा बीमा योजना है, एक्सीडेंट होने पर पैसा मिल जाए, मान लो हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तब कुछ पैसा मिलता है, 1-2 लाख रुपए, वो भी इससे मिल जाएगा। यहां तक कि जिसने अटल पेंशन योजना ज्वाइन करेगी, देखिए अटल पेंशन योजना में हर 20 से 40 साल की उम्र का व्यक्ति इस पेंशन योजना में ज्वाइन होके हर महीने, हर साल कोई नॉमिनल अमाउंट देकर 1,000 से 5,000 रुपए की पेंशन को रिटायरमेंट के बाद एंजॉय कर सकता है। ऐसे हर व्यक्ति को जनधन अकाउंट से बेनिफिट मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप मुद्रा योजना का फायदा उठाते हैं, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी, यानी कि आपको नॉन एग्रीकल्चर लोन मिलता है। कृषि क्षेत्र के बाहर आप कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, एमएसएमई बनाना चाहते हैं, तो आपको ऋण दिया सरकार ने,
बाय द वे मुद्रा लोन में आधे से ज्यादा लोन तो महिलाओं को मिल रहे हैं, ये भी बताया जाता है। तो अगर आपको ऐसा लोन मिल रहा है तो उसकी सारी कार्यवाही जनधन अकाउंट के माध्यम से कर दी जाएगी, कहीं और कुछ एक्स्ट्रा आपको अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, तो लैंडमार्क इनिशिएटिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, इसके लिए इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे लाभ यहां पर रहे। तो कुछ लाभ को समराइज कर लेते हैं। बहुत सारे अकाउंट देखो खोले जा चुके हैं। आज तक 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट 2024 के आंकड़ों के हिसाब से खोले जा चुके हैं, जैसे कि यानी कि आधी से ज्यादा जनसंख्या के अकाउंट जिनके पहले शायद कभी अकाउंट नहीं होंगे वो खोले जा चुके हैं। 50 करोड़ से ज्यादा। अब इनमें से ऐसा नहीं है कि सबको रुपे डेबिट कार्ड मिल गया अकाउंट से जुड़ा हुआ, लेकिन रुपे डेबिट कार्ड भी यहां पर 35 करोड़ से ज्यादा 2024 के आंकड़ों के हिसाब से मिल चुके हैं लोगों को। यानी डेबिट कार्ड यानी वो कार्ड जिससे एटीएम में जाकर आप ट्रांजैक्शन करते हो या दुकान में जाकर ट्रांजैक्शन करते हो, वो भी मिल चुके हैं। बहुत सारे ऐसे गांव ऐसे हैं जिनमें 100% जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं। और यहां इन गांवों के लिए जहां जनधन अकाउंट है, इनके लिए बैंक मित्रा पेमेंट करवाने वाले मौजूद हैं या फिर नहीं है, इनके लिए बैंक आउटलेट्स बराबर है या नहीं है, इसको जानने के लिए एक ऐप अलग से बना दिया है जिसे जनधन दर्शक ऐप कहते हैं, जो पूरी जानकारी देता है ग्राउंड लेवल पे कि अगर किसी व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा चाहिए जनधन अकाउंट की तो 5 किलोमीटर के दायरे में गांव के ऐसा कोई आउटलेट या बैंक मित्र है या नहीं है, बताइए। सारी जानकारी ऐप पर मिल जाएगी। लोग इन अकाउंटों का फायदा भी उठा रहे हैं और अपने डिपॉजिट को बढ़ा भी रहे हैं। इनफैक्ट शुरुआत में जब ये अकाउंट खोले गए थे तो ज्यादातर जीरो बैलेंस अकाउंट थे, यानी कि ऐसे अकाउंट जिनमें जीरो बैलेंस है। लेकिन अब ये जीरो बैलेंस अकाउंट बहुत कम हो चुके हैं, है ना। 5 करोड़ से कम भारत में अब जीरो बैलेंस अकाउंट जनधन अकाउंट के बचे हैं। बाकी सब में कुछ ना कुछ बैलेंस जरूर है, हाँ छोटा मोटा बैलेंस हो कुछ हजारों में, लेकिन बैलेंस जरूर है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि भारत में सारी वित्तीय समावेशन की परेशानी खत्म हो चुकी है। परेशानियां तो हर जगह रहेंगी। देखिए तो क्या चुनौती है भारत में? सबसे पहले तो यह कि लोगों को पता नहीं है, जो वित्तीय समावेशन के उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मांग लोगों में कम है, जागरूकता कम है। ये पहल भी देखो सरकार लेकर आई है। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जागरूकता बहुत कम है। और अगर वहां उत्पाद है भी, प्रोडक्ट्स है भी, तो वहां जो विनियमन यानी कि ट्रांजैक्शन दर है, ट्रांजैक्शन रेट है, वो काफी ज्यादा है। दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज टाइम पीरियड। इतना ही नहीं, यहां पर आपको अगर डिजिटल माध्यम से वित्तीय समावेशन करना है तो आपको अवसंरचना जरूरी चाहिए रहेगी डिजिटल पेमेंट करने के लिए। लेकिन बहुत जगह पर इंटरनेट की परेशानी है, बहुत जगह पर पावर आउटरीच होता है, आज भी बिजली नहीं होती। और अगर आपको निजी वित्तीय सेवाएं उठानी यानी निजी बैंकों से, तो इन सेवाओं में नो योर कस्टमर के जो नियम है ये बहुत कड़े रहते हैं। केवाईसी नॉर्म्स वो लोगों को हताश कर देते हैं। गांव में आज भी ज्यादातर निजी क्षेत्र अपनी मर्जी से नहीं पहुंचता है, ठीक है। हाँ, सरकार देखिए आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स है, प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देने से जुड़े हुए आरबीआई के नियम हैं। और इन प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र सबसे पहले आता है कि आपका जितना आप लोन देते हो उनमें 18% ऋण न्यूनतम से न्यूनतम कृषकों को यानी फार्मर्स को दोगे। लेकिन ये नियम बैंक नाम के लिए तो मानते हैं, लेकिन असल में अपनी पहुंच को लगातार बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कम करते रहते हैं, क्योंकि यहां बैंकों को ये लगता है
लोगों को ये लगता है कि इनको मुनाफा कम होगा। और साथ साथ भारत में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता बहुत कम है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास डिजिटल साक्षरता भी हो, मोबाइल, इंटरनेट, स्मार्टफोन कैसे चलाना है, और फाइनेंशियल वित्तीय साक्षरता भी हो कि कौन कौन से मोबाइल, इंटरनेट, स्मार्टफोन यूज करके कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का लाभ लेना है। अगर दोनों नहीं है तो आपको कोई कॉल करके आपके साथ पैसे का फ्रॉड कर जाएगा, आपसे आपका ही ओटीपी मांगकर आपके अकाउंट से पैसा उड़ा ले जाएगा। भारत में बहुत सारे वृद्ध लोगों के साथ ये परेशानी हमने देखी है, उनके साथ ऐसी ठगी हुई है। और यहां महिलाएं भी खास तौर पर प्रभावित होती हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं के पास डिजिटल पहुंच गांव में कम होती है। स्मार्टफोन नहीं होता तो अपना खुद का बैंक अकाउंट या ऐसे चीज़ों का फ़ायदा उठाना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ नहीं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है। ठीक, तो ये हमारा जनधन अकाउंट जो है, जनधन योजना, उसका पूरा ब्यौरा था। अब चलते हैं हमारे अगले एफर्ट पर। अगला एफर्ट जिसको 10 साल पूरे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ यानी कि बेटी को भ्रूण हत्या, हिंसा, भेदभाव सबसे बचाना है, और बेटी पढ़ाओ यानी कि बेटी को स्कूल में पढ़ाकर उसको सक्षम बनाना है। इसलिए ये स्कीम एक संयुक्त स्कीम है, एक संयुक्त पहल है अलग अलग मंत्रालयों की, जिसमें स्वाभाविक सी बात है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शामिल होगा, क्योंकि शिक्षा की बात है तो शिक्षा मंत्रालय भी शामिल होगा। लेकिन क्योंकि भ्रूण हत्या को बचाने की और बेटी को बचाने की बात है तो इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का मंत्रालय भी इसमें शामिल हो जाएगा। 3 मंत्रालयों के द्वारा मिलीजुली पहल, इन तीनों के द्वारा देखी जाने वाली ये स्कीम। इसका पूरा का पूरा पैसा 100% केंद्र सरकार से आता है, क्योंकि ये केंद्र के क्षेत्र की स्कीम है, यानी ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक, एक्चुअली इसमें आधा पैसा राज्य सरकार की तरफ से आता है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक, तो सामान्य राज्यों में 40% पैसा राज्यों की तरफ से आएगा, और पहाड़ी इलाकों में, विशेष राज्यों में 10% पैसा राज्यों की तरफ से और 90% पैसा केंद्र की तरफ से आएगा। क्योंकि बड़ी योजनाएं, ऐसी बड़ी योजनाएं सामान्य तौर से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। इसमें अलग अलग पहले हैं, जैसे अब बेटी को बचाना है तो फीमेल फिटिसाइड को रोकना, भ्रूण हत्या को रोकना एक महत्वपूर्ण इसमें कार्य है, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, लोकल जो आपके हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनके साथ मिलकर। और बेटी को पढ़ाना है तो ऐसी बहुत सारी पहलें बेटियों को पढ़ाने के लिए, जैसे 10वीं क्लास की बेटियों को अगर आप देखें तो टैबलेट वगैरह बांटना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बांटना, करियर काउंसलिंग करना बेटियों की, ये सब शामिल है। इसी में एक महत्वपूर्ण पहल है सुकन्या समृद्धि अकाउंट का खोलना, ये बहुत फेमस रहा है। साथ साथ पर इस बात पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि हम देखेंगे क्या है, बट इसके साथ साथ गांव में बालक व बालिकाओं का अनुपात बराबर रहे, इसको मापने के लिए गांव में गुड्डा गुड्डी बोर्ड का बनाना, ये भी इसी के अंदर आता है। कितने गुड्डे कितनी गुड्डियां हैं इनको मापते रहो लगातार, पता चलता रहेगा क्या कहानी है। अगर भ्रूण हत्या हो रही होगी या ऐसी चीजें हो रही होंगी तो साफ साफ पता चल जाएगा। इसका जो उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो ये था
कि हमें लिंग अनुपात में बढ़ोतरी करनी है। हमारी जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में लिंग अनुपात बहुत कम आया था, साथ साथ जो बच्चों में लिंग अनुपात है वो बहुत कम आया था। तो यहां पर उद्देश्य ये था कि इस लिंग अनुपात में लगातार 2 बिंदुओं से हर साल बढ़ोतरी करनी है हमें, ठीक। और इस लिंग अनुपात में बढ़ोतरी करने के लिए जरूरी है कि जो जन्म है, चाहे बेटे का चाहे बेटी का, ये अस्पताल में हो, ना कि दाई के पास। देखिए, दाई के पास जन्म होता है तो दाई को पैसा वैसा खिला देते हैं लोग और बच्चियों को मार देते हैं। पहले के टाइम पर आप देखोगे बिहार के काफ़ी सारे गांव में ऐसा होता था। दाइयाँ जो होती थी, इनको बोला जाता था कि बच्ची अगर पैदा हो तो उससे मतलब उसे मार देना, उसके एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। तो बच्चियों के मुंह में नमक भर देना, उनका गला घोट देना, फिर मिट्टी में दबा देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। फिर इन दाइयों को जागरूक किया गया कि ऐसा मत करो, इससे बेहतर आप बच्चियों को छोड़कर आ जाओ। एनजीओ के ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, वहां पर छोड़कर आ जाओ। सो दैट्स वाई यहां संस्थागत डिलीवरी हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो इस स्कीम के तहत, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अस्पताल में जब भी जन्म होता है तो अस्पताल में जन्म का पंजीकरण करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और एक बार आपने पंजीकरण करवा दिया तो आप सरकार से छुपा नहीं पाओगे, राइट। तो यह भी उद्देश्य था कि ऐसी संस्थागत डिलीवरी को 95% से ज्यादा बढ़ाकर फिर ऊपर रखा जाए। इसके साथ साथ आप देखते हो कि जो द्वितीय शिक्षा है, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन है, भारत में एक प्राथमिक शिक्षा होती है, इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन होती है। द्वितीय शिक्षा में आते आते बच्चियों का स्कूल में प्रवेश जो है, एनरोलमेंट कम हो जाता है। तो यह भी उद्देश्य था कि इस एनरोलमेंट को लगातार 1% हर साल बढ़ाना है और इन बच्चियों को बाद में इनका कौशल विकास भी करना है। अगर बच्चियां स्कूल से हटाई जा रही हैं द्वितीय में और उच्च द्वितीय स्तर पर, तो इन ड्रॉप आउट्स को कम करना है, परिवार वालों को मनाना है, दोबारा बच्चियों को स्कूल में भेजो। कोई परेशानी है तो बताओ सरकार को, सरकार मदद करेगी। और बहुत बार हाइजीन के प्रॉब्लम्स की वजह से इन बच्चियों को स्कूल से हटा दिया जाता है जब इनकी एज बढ़ रही होती है। तो उन हाइजीन के मानकों पर बच्चियों को गाइड करना, जागरूकता फैलाना, ये भी इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में यहां पर एक पहल है। और इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना आती है और इसको भी, सुकन्या समृद्धि योजना को भी लगभग 10 साल हो गए। तो इसको भी देख लेते हैं। - 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। प्राइमरीली इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि अगर आपके घर में बेटी पैदा होती है तो लोग सोचते हैं कि बेटी एक बोझ है ना, बर्डन है। तो अगर बेटी पैदा हो रही है तो आप लोगों को ये बोलो कि आप लोग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। एक स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नाम से आप खुलवा दो, ठीक। इस पूरी स्कीम को कौन देख रहा है? इस पूरी स्कीम को वित्त मंत्रालय देख रहा है। तो वित्त मंत्रालय के तहत इसके नियम आते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के। और आप इस अकाउंट को जाकर खुलवा सकते हो। इसमें क्या होगा, देखिए ये अकाउंट आप चाहो तो, क्योंकि गांव में बहुत बार पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क अच्छा होता है, तो चाहो तो पोस्ट ऑफिस में खुलवा दो, या फिर आपके यहाँ अगर कोई निजी बैंक है, कोई व्यावसायिक बैंक है, चाहे एसबीआई हो या आईसीआईसीआई हो, वहां भी सारे अकाउंट खुल जाते हैं, ठीक। ये अकाउंट उस बच्चे के नाम पर खोला जाता है, ठीक। इस गर्ल चाइल्ड के नाम पर यह अकाउंट खोला जा रहा है। इसका उद्देश्य है उस बच्चे की शिक्षा और आगे चलकर विवाह के खर्चों को ठीक तरीके से सुनिश्चित करवाना। ऐसा नहीं इसके लिए आप लगातार बच्चियां लेकर जाओगे कोर्ट में, बैंक में कि ये भी मेरी बच्ची, ये भी मेरी बच्ची।
एक आपका जो पेरेंट्स हैं वो 2 बच्चियों के लिए ऐसे अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि अगर आपकी 2 बच्चियां हैं तब आपके अकाउंट खुलेंगे, तीसरे के लिए नहीं खुलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप बेटियों पर बेटियां किए जा रहे हो यानी कि आप बेटे के लालच में बेटियां कर रहे हो, और फिर वो एक सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होता है कि आप मतलब लगातार सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के लिए ही हो सकता है कि आप लगातार बैंकों के पास पहुंच रहे हो। तो अकाउंट खुलवा सकते हैं, मिनिमम 250 रुपीज़ के डिपॉजिट के साथ ये अकाउंट ओपन हो जाएंगे। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है इसकी, वो बड़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि आप नॉर्मल जैसे पोस्ट ऑफिस या फिर एसबीआई के आप इंटरेस्ट रेट देखो 3 से 4% बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन यहाँ 8.2% के आसपास की लगभग ब्याज दर है, वेरी होती रहती है सरकार के नियमों के हिसाब से, बट ये एक बहुत फिनोमिनल इंटरेस्ट रेट है ना। प्राइवेट बैंक्स और आजकल ज्यादातर बैंक्स इतना इंटरेस्ट ऑफर नहीं कर रहे। इसका 50% तक का अमाउंट जो भी जमा हो रहा है आपका, जो भी आपने जमा किया है उसमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उस 50% तक के अमाउंट को आप 18 ईयर्स की एज तक विड्रॉ कर सकते हो। सही है। अकाउंट को आप पहले भी खोल सकते हो, मतलब पहले भी बंद करवा सकते हो। अगर 18 साल के बाद और 21 साल के पहले पहले बच्चे की शादी हो गई तो आप अकाउंट को पहले बंद करवा दो, वरना 21 साल की उम्र पे ये पूरा अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और इसका पूरा पैसा उस बच्चे को मिल जाएगा, उस लड़की को यहां पर जो वयस्क हो गई है उसको मिल जाएगा। तो अकाउंट जब खोला है तब से लेकर 21 साल की उम्र तक ये अकाउंट चलेगा, 21 साल में मैच्योर हो जाएगा। यहां पर 10 साल से छोटी बच्ची के लिए अकाउंट ये खोला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बच्ची 15 साल की है और ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में आपको पता चला तो उस टाइम पर जाकर अकाउंट खुलवाओ। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हर एक बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले जा चुके हैं, तो इन्हें सुकन्या समृद्धि ग्राम यानी कि सुकन्या समृद्धि गांव कहा जा रहा है। इसके साथ साथ एक बहुत ही लैंडमार्क स्कीम ट्राइबल्स के एम्पावरमेंट के लिए 2014 में लॉन्च हुई थी, जिसे प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना कहते हैं। इसको भी 10 साल पूरे हो गए और 2024 में इसमें ज्यादा कुछ सवाल आए नहीं थे पिछले मेंस में, तो इस बार आ सकते हैं अच्छे सवाल। बेसिकली हमारे यहां जो ट्राइबल्स हैं वो वनों में रहते हैं, वन बंधु हैं, तो ये ट्राइबल्स के लिए स्कीम है। बट प्रॉब्लम्स हमारे साथ ट्राइबल्स के साथ ये है कि ये कुछ अलग चैलेंजेस फेस करते हैं जो कि जनरल कम्युनिटी नहीं फेस कर रही होती। वो चैलेंजेस ना तो दलित, ना ब्राह्मण, ना कोई और फेस कर रहा होता है। तो इन चैलेंजेस से टैकल करने के लिए अलग से स्कीम आई। उद्देश्य क्या है? जितने भी हमारे यहां पर जनजातीय समुदाय हैं, इन जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को सुधारना एवं, क्योंकि इन जनजातीय समुदायों की अलग से संस्कृति होती है, आपको पता है, इसलिए इन समूहों की संस्कृति को संरक्षित करना, प्रिजर्व करके रखना, ये इसका उद्देश्य है। अब इसको लागू कौन करेगा? देखो, ट्राइबल्स के लिए हमारे पास अलग से जनजातीय मुद्दों के लिए एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी मोटा, यही इसको लागू करेगा। और अब देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से हिस्से हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कौन कौन सी इसी स्कीम के अंदर पहल लाई गई है। राइट, ये सारी इन ट्राइबल्स के चैलेंजेस से रिलेटेड ही पहल होंगी। जैसे इन ट्राइबल्स के अलग से गांव होते हैं, राइट, और ये गांव यहां पर इनकी पहुंच दूर होती है, यहां पर रोड की सुविधा नहीं होती, मोबाइल टावर की सुविधा नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे इन गांव में पहले नक्सलवाद भी होता था, शिक्षा के संस्थान नहीं होते बराबर,
स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती। तो यहां ऐसे गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए, आदर्श ग्राम बनाने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श योजना यहां पर लाई गई, जिसमें इन क्षेत्रों में ऐसे गांवों में विकास किया जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र? जैसे रोड बनाने के लिए, टेलीकॉम में, दूरसंचार में टावर बढ़ाने के लिए, शिक्षा में यानी स्कूल वगैरह की सुविधाएं सुधारना, स्वास्थ्य की सुविधाएं सुधारना, इसके। तो सबसे पहले तो आदर्श ग्राम योजना। इसके साथ देखिए अलग अलग ट्राइबल्स जो होते हैं उनकी अलग अलग संस्कृति होती है, ठीक, सबकी अलग अलग संस्कृति होती है। जैसे कुछ आपके जनजातीय समूह हैं, जैसे थारू ट्राइब है यूपी की, इनका अलग संस्कृति है। मध्य प्रदेश में जो भारिया ट्राइब रहती है वो तो पाताल लोक के अंदर रहती है। जो राजस्थान तरफ भील ट्राइब रहती है वो बेसिकली अपने आप को राजपूत से जुड़ा हुआ मानते हैं। गोंड ट्राइब यहां पर जो रहती है, आपको पता है पूर्वी भारत में, उसकी संस्कृति अलग है। तो हर ऐसी संस्कृति पर अभी और अनुसंधान की जरूरत है, और ऐसे जनजातीय अनुसंधान के लिए संस्थान भारत में बनाए गए हैं, लेकिन इन संस्थानों को पारंपरिक तौर पर समर्थन बहुत कम मिलता है। तो इस स्कीम में कहा गया कि अब इस अनुसंधान के लिए इन संस्थानों को, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को समर्थन प्राप्त होगा, ताकि कुछ तो और बातें हमें नहीं पता पड़े, हम उस हिसाब से कार्य कर पाएंगे, राइट। बहुत बार इन कम्युनिटीज में देखा जाता है कि गरीबी बहुत ज्यादा होती है, तो बच्चा 10th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, ठीक। तो यहां छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए 10th क्लास के पहले की स्कॉलरशिप यानी कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, और 10th क्लास के बाद की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके भी प्रावधान यहां किए गए। और 2023-24 में इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहल लाई गई। क्या पहल थी वो? देखिए इन जनजातीय समूहों में भी कुछ जनजातीय समूह हैं जो विशेष रूप से कमजोर हैं, जिसे पीवीटीजी कहा जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी या जनजातीय समूह। सॉरी, इन जनजातीय समूह में देखा गया है कि कृषि के पहले की तकनीकें, प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज यूज होती है। इनकी जनसंख्या लगातार घट रही है, इनके जीवन जीने का स्तर बहुत कम है। तो इसके लिए, इनके लिए विकास की जो स्कीम है, डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज, इसकी स्कीम 2023-24 में लाई गई, जिसमें इन पीवीटीजीज को जितनी भी आवश्यक सुविधाएं, देखिए जीने के लिए सभी को आवश्यक सुविधाएं की जरूरत होती है। कौन कौन सी आवश्यक सुविधाएं? जैसे स्वच्छ पेयजल, पानी का पानी आपके पास होना चाहिए प्योर, नहीं तो कैसे जियोगे, राइट। इसके साथ साथ छत आपके पास, हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटी, बेसिक साफ सफाई यानी कि बेसिक टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, वरना खुले में शौच करोगे सुविधाएं, आपको बीमारियां होंगी। शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, पोषण सबके पास होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए आज के समय में। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ इस स्कीम के अंदर लाई गई, और इसे भी पीवीटीजीज के लिए जो डेवलपमेंट स्कीम थी, इसे भी वन बंधु कल्याण योजना के अंदर ले आया गया, राइट। तो ये हमारे भारत में जितनी भी आपकी 8 से 9% की हमारी आदिवासी जनसंख्या है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रही। पीवीटीजीज ओवरऑल आप देखो तो पीवीटीजीज का नंबर 75। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार सवाल पूछा था ऐसा कि पीवीटीजीज भारत में कितने हैं टोटल। और भी पीवीटीजीज के लिए स्कीम्स हैं वैसे काफ़ी, जैसे पीवीटीजीज या फिर ट्राइबल ग्रुप जो आदिवासी हैं, इनके लिए बहुत बार अच्छे स्कूल नहीं होते, तो एकलव्य स्कूल इनके लिए बनाए गए हैं, राइट। ये भी मोदी सरकार ही लाई थी, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम पर एक बजट में अनाउंस हुआ था। ऐसे जनजातीय विकास मिशन है इनके लिए, राइट। या फिर इनके इलाकों के लिए डेवलपमेंट एक्शन प्लान्स लाए जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, बट ओवरऑल आप देखोगे कि ये
यहां पर मामला रहा है। इसके साथ साथ एक संस्थान है जिसको अभी 10 साल हो चुके हैं। याद करो 1 जनवरी 2015 को कौन सा संस्थान बना था? इस संस्थान को कहते हैं नीति आयोग। याद आया? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को मोदी सरकार ने आते ही हटा दिया और फिर नीति आयोग को बनाया एक कार्यकारी प्रस्ताव यानी कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के माध्यम से, क्योंकि इसके पहले वाला योजना आयोग भी गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक निकाय था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वो भी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से आई थी। तो इसको भी वैसे ही कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा कैबिनेट यहां पर लेकर आई। क्या काम है, क्या उद्देश्य है? नीति आयोग के 2 प्रमुख उद्देश्य यहां पर हैं। ट्विन मैंडेट नीति आयोग को प्रोवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले यहां पर नीति आयोग को यह स्थापित करना है, यह सुनिश्चित करना है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के लिए लगातार यहां प्रगति सुनिश्चित हो, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत अचीव करे और उसके लिए लगातार एफर्ट्स करे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आपको पता है 2015 का जो पेरिस सम्मेलन हुआ था वहां पर आए थे। और इसके साथ साथ भारत में नीति आयोग को कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी इंश्योर करना है। कोऑपरेटिव है फेडरलिज्म, यानी प्रतिस्पर्धी एवं समन्वयिक संघवाद। ऐसा संघवाद जिसमें समन्वय है, कोऑपरेशन है, किसका? सेंटर और स्टेट का, और प्रतिस्पर्धी यानी कि कंपटीशन है किसका? स्टेट और स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट का, आपस में अच्छा अचीवमेंट करने के लिए, है ना। तो ये नीति आयोग के कुछ उद्देश्य हमारे पास हैं। इसलिए नीति आयोग में सभापति कौन होगा? देखिए चेयरपर्सन यहां पर नीति आयोग के, पूरा ढांचा ही देख लेते हैं नीति आयोग का। सभापति इसमें प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री इसके पदेन सभापति होते हैं, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो सभापति हो जाएगा। और नीति आयोग की कार्यवाही यहां पर एक गवर्निंग काउंसिल यानी कि इसका शासन के लिए अपना खुद का परिषद है, उसके द्वारा की जाती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पदेन सभापति हैं। और उसके अलावा इस परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, ठीक, जितने भी राज्य हैं उसके, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, जो भी उस केंद्र शासित प्रदेश में हेड हैं जो देख रहे हैं, वो शामिल होंगे। कुछ यहां पर और भी पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यहां पर इन्वॉल्व होंगे, जिसमें 4 अधिकतम कैबिनेट के मंत्री हो सकते हैं, कैबिनेट के सदस्य यानी कि कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं मैक्सिमम, यानी 4 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों को आप नीति आयोग में नहीं ला सकते, राइट। और इनको कौन निर्धारित करेगा, कौन इनको मनोनीत करेगा? प्रधानमंत्री इनको मनोनीत करता है। नीति आयोग में एक अधिकारी हम एक और लाते हैं जिसे उपसभापति कहते हैं, वाइस चेयरपर्सन कहते हैं, राइट। ये जो उपसभापति है, क्योंकि देखो प्रधानमंत्री तो बिजी रहेंगे, तो ये जो उपसभापति है ये सारी कार्यवाही नीति आयोग की देखता है। इसको भी कौन नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री ही उपसभापति को नियुक्त करेंगे यहां पर, राइट। और कुछ यहां पर नीति आयोग में अतिरिक्त इस परिषद में उपसभापति की मदद करने के लिए कुछ फुल टाइम मेंबर्स ले आए जाते हैं। कुछ लोगों को बाहर से विशेष तौर से न्योता दिया जाता है, जिन्हें स्पेशल इनवाइटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कुछ विशेषज्ञ हुए जिनकी बात हमें सुननी हो, राइट। कुछ एक्सपर्ट्स हुए अपने अपने डोमेन नॉलेज के, उनको भी बुला देते हैं, राइट। ये तो मेन जो गवर्निंग काउंसिल है, शासन के लिए परिषद है नीति आयोग का, उसकी बात हो रही। लेकिन इसके अलावा इस नीति आयोग में कुछ क्षेत्रीय परिषद यानी कि रीजनल काउंसिल्स भी होते हैं, क्योंकि अगर मेन काउंसिल है केंद्र का तो रीजनल भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है, राइट। और ये रीजनल काउंसिल किसी
मुद्दे के लिए किसी राज्य या किसी क्षेत्र के लिए बनाया जाता है और इसकी सीमित अवधि होती है, परमानेंट नहीं होते। गवर्निंग काउंसिल तो परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है बेसिकली। सही, ये भी पीएम के द्वारा बुलाया जाएगा, लेकिन हाँ इसमें जो राज्य प्रभावित हैं, जो क्षेत्र प्रभावित हैं, उनके अधिकारी जैसे मुख्यमंत्री हुए या लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए, ये यहाँ पर शामिल रहेंगे। तो क्या नीति आयोग के कुछ मुख्य विशेषताएं, कुछ फीचर होंगे, क्या नीति आयोग कार्य करेगा? जो योजना आयोग कार्य करता था उसी को हम थोड़ा सा यहां पर मॉडिफाई कर देंगे, बदल देंगे। देखिए, योजना आयोग केंद्र के लिए पंचवर्षीय योजना बनाता था, लेकिन अब पंचवर्षीय योजना का मामला तो हमने खत्म कर दिया। अब यहां पर योजनाएं बनाई जाएंगी, प्लान बनाए जाएंगे, लेकिन वो गांव के स्तर से लेकर केंद्र तक प्लान बनाए जाएंगे, और ये पंचवर्षीय नहीं होंगे, ये अलग अलग अवधि के प्लान होंगे, है ना। जैसे 3 वर्ष के, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, इस तरीके से ये जो प्लान है ये यहां पर बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ इन प्लान को बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। एनडीए की सरकार है तो ऑब्वियसली ये तो पहलू आएगा ही आएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम भारत में एक ज्ञान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, उद्योग के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक ऐसा तंत्र बनाने की कोशिश करें, यानी नॉलेज एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करें। इसलिए नीति आयोग यहां पर अटल इनोवेशन मिशन को लागू करने में बहुत मदद करता है, ठीक, जिसमें स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाती है। बेसिकली नवाचार की बात, ज्ञान की बात, एंटरप्रेन्योरशिप की बात, स्टार्टअप की बात, है ना, ये सारी बात यहां पर आती है। इसके साथ साथ नीति आयोग एक कंसल्टेंसी की तरह काम करेगा, राज्य सरकारों के लिए परामर्श यहां पर नीति आयोग देगा। राज्य को कोई परेशानी है, नीति आयोग से बात कर सकते हैं कि पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में क्या करना है। नीति आयोग कंसल्टेंसी की तरह काम करके राज्य को सुझाव देगा। नीति आयोग इसके लिए अनुसंधान भी करता है, और इसमें नीति आयोग को कुछ संस्थान मदद भी करते हैं। जैसे एक इन्हीं का खुद का एक डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है, वो भी इनको मदद करता है। एक आंकड़े जमा करने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो भी नीति आयोग की मदद करता है श्रम से जुड़े हुए आंकड़े यहां पर बनाने में। तो क्या क्या आज तक नीति आयोग ने अच्छे कार्य किए हैं, रट्टा मार लीजिए, ये आपको बहुत से आंसर्स में अलग अलग जगह पर काम आ जाएगा। क्या अच्छे कार्य किए हैं, कुछ अच्छा भी किया है या ऐसे ही? यहां कहा जा रहा है कि जो सामन्वयिक संघवाद है, मात्रा गलत है, इसको नीति आयोग ने सुनिश्चित करने की कोशिश की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नीति आयोग इंश्योर करता है ज्यादा ज्यादा, राइट। इसमें नीति आयोग की एक आंतरिक अंदरूनी विंग है जिसे टीम इंडिया विंग कहा जाता है, ये मदद करती है। देखिए, टीम इंडिया विंग में केंद्र, राज्य, सारी सरकारें स्तर की एक साथ मिलकर राष्ट्रीय विकास के एजेंडा को डिस्कस करते हैं, राइट। एक ऐसे ही सामन्वयिक संघवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण पहल भारत सरकार ने अनाउंस की थी, जो यहां उदाहरण की तरह डाल सकते हैं। जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम कहा जाता है। यह कार्यक्रम उन जिलों में काम कर रहा था जो कि काफी हद तक बहुत ज्यादा कम विकास हुआ था, जिनका मानव विकास जहां बहुत कम हुआ था, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, कृषि सब यहां पर बहुत कम था, क्योंकि इनमें से बहुत सारे इलाके ऐसे थे जो कि नक्सलवाद वाले इलाके थे पहले। यहां इसी सामन्वयिक संघवाद की संरचना से
इसे सक्सेस बनाने की कोशिश की गई एंड डेफिनेटली ये बहुत सफल हुआ और इसके लिए इसका बाद में विस्तार किया गया। पहले ऐसे जिले आइडेंटिफाई किए गए लगभग 100 से ज़्यादा, 112 समथिंग, जहां मानव विकास बहुत कम था वहां मानव विकास सुनिश्चित किया। फिर इसका विस्तार करके इसी को एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम यानी कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम नाम दे दिया गया। फिर ऐसे ब्लॉक्स पहचाने गए जहां पर मानव विकास कम है, पहले जिला फिर छोटे स्तर पर ब्लॉक, और फिर वहां मानव विकास सुनिश्चित करने के लिए इसको विस्तार किया गया 2023 में। इसके साथ साथ नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धी संघवाद, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इंश्योर करने के लिए बहुत कुछ किया। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग सूचकांक लाता है। जैसे कौन से जिले ने कौन से राज्य में जल प्रबंधन में अच्छा काम किया, उसके लिए नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI ले आता है, राइट, और फिर रैंकिंग देता है। अब रैंकिंग देता है तो उससे प्रतिस्पर्धा होती है, होगी, बिल्कुल होगी। ठीक, इतना ही नहीं, जल के साथ साथ ऐसे सूचकांक जैसे राज्यों की जो वित्तीय स्वास्थ्य है वो बड़ी चिंता की बात होती है, तो इसके लिए नीति आयोग वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक लेकर आया और अब अलग अलग राज्य जिलों के वित्तीय स्वास्थ्य जो है, खासतौर पर राज्य के, इनको मेंशन करता है, रैंक देता है, तो उससे अलग अलग राज्यों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी होती है, थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलता है। ऐसे ही ऊर्जा प्रबंधन के लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए सेकी आया है, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, राज्य ऊर्जा एवं पर्यावरण सूचकांक। नीति आयोग हमने देखा यहां परामर्श देता है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग खुद एक थिंक टैंक की तरह बात करता है और थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। लगातार नीति आयोग में विचार विमर्श, अनुसंधान, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में चलती है, वैसे थिंक टैंक्स में चलती है दुनिया के अलग अलग। ठीक, तो ये सुझाव देते रहते हैं लगातार पॉलिसीज के लिए, सरकार को सलाह देते रहते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अच्छी नीतियां लाएं, कैसे नीतियों को अच्छे से लागू करें, क्या उसमें प्रयास हो, क्या उसमें पहल हो, सारी चीजें करते रहते हैं। ठीक, इसके साथ साथ नवाचार के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तहत ही लागू किया जा रहा है। नीति आयोग ही अटल इनोवेशन मिशन को लागू कर रहा है, जिसमें स्कूलों में लैब तो है ही सही, नवाचार के लिए प्रतिस्पर्धा के चैलेंज भी हैं, कॉलेजेस में और संस्थानों में इनोवेशन आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, राइट, ये सारी चीजें की गई हैं। सतत विकास लक्ष्यों के लिए एसडीजी इंडेक्स भारत में नीति आयोग ही लाता है, एसडीजी सूचकांक, राइट। एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसे आप अटल पेंशन योजना कहते हैं, जिसको 10 साल हुए हैं अभी। भारत में पेंशन सिर्फ सरकारी कार्यकर्ताओं को मिलती थी, सरकारी नौकरों को मिलती थी, लेकिन पेंशन बहुत जरूरी है सामाजिक सुरक्षा के लिए। जब आप काम करना, जब आपकी क्षमता ना हो काम करने की, बूढ़े हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, तो हर 20 से 40 साल का व्यक्ति इस स्कीम का हिस्सा हो सकता है। इसको भी देखो, क्योंकि ये पेंशन वित्त मामलों से जुड़ा है, तो इसको वित्त मंत्रालय देखेगा। और भारत की एक बॉडी है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पेंशन फंड्स को देखती है भारत में, ये यहां पर इसको लागू करने की बॉडी है। ठीक, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ही हमारी जो एनपीएस है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, जो सन 2004 से आई लगभग, इसको देखता है। इसी को आपकी पीएफआरडीए भी देखती है। और ये पूरी केंद्र के क्षेत्र की योजना है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यहां राज्य सरकारों का कोई भूमिका नहीं है, पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार देती है। ठीक है, हर 18 से 40 वर्ष का बच्चा, ठीक है, जो व्यक्ति है वो यहां इस पे आ गया। और इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक परिवार से एक एक दो दो लोग आ सकते हैं। जितने भी लोग हैं आपके परिवार के सारे इसमें, अगर 18 से 20 वर्ष के, तो सारे अलग अलग अपना पेंशन अकाउंट खोल लो, सबको अलग अलग पेंशन मिलती रहेगी सरकार की तरफ से। राइट, लाभ क्या मिलेगा अगर आप इस योजना के अंदर आते हो? आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, जितना आपने कंट्रीब्यूशन दिया उस हिसाब से हर महीने 60 साल से
शुरू होकर 1,000 से 5,000 रुपए की पेंशन आपको मिल जाएगी हर महीने आपकी मृत्यु तक। अगर आपकी मृत्यु हो गई देखिए, तो ऐसे केस में आपके परिवार को आपकी पेंशन का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक, अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपके स्पाउस को मिल जाएगा, और अगर स्पाउस भी नहीं रहा तो आपका जो भी नॉमिनी होगा, जैसे बच्चा वगैरह, उसको मिल जाएगा, जो भी आपने नॉमिनी बना रखा है। अगर 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है आपकी, ठीक है, ऐसे केस में आपका स्पाउस यानी आपका लाइफ पार्टनर कंटिन्यू कर सकता है स्कीम को, और आपका अटल पेंशन अकाउंट वैसा का वैसा चलता रहेगा। सारी पेंशन फिर आपके स्पाउस को मिल जाएगी। देखो, अगर हर महीने आपके पास पैसा नहीं है अकाउंट का, कंट्रीब्यूशन का, तो आप हर 3-4 महीने में एक बार, 4 महीने में क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। 4 महीने का एक साथ दे दो, आधे साल का एक साथ दे दो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, और 60 साल होने पर आप इस स्कीम से एग्जिट कर जाओ, ये भी हो सकता है, सारा पैसा एक साथ मिल जाएगा। फिर 60 साल से पहले भी एग्जिट कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ अगर डेथ हुई या कुछ इलनेस हुई उसके बेसिस पर। और अगर ऐसे ही बिना डेथ या बिना किसी आकस्मिक परिस्थिति के आपने अपनी मर्जी से ऐसे ही एग्जिट कर दिया, तो आपको फिर मतलब कुछ लिमिटेड ही बेनिफिट मिलता है, और सरकार अपना जो योगदान इसमें दिया होगा सरकार ने, वो सरकार फिर जब्त कर लेगी। ऐसे इसमें आप जितना योगदान दे रहे हो, सरकार भी योगदान देती है उसमें, तो वो भी आपको फायदा मिलता है। राइट, तो ये हमारी अटल पेंशन योजना हुई। ऐसे पेंशन के लाभ हैं, देखिए इसके बाद फिर प्रधानमंत्री मानधन योजना भी आई थी इसी आधार पर, श्रमिकों को पेंशन देने के लिए। फिर इसके बाद कृषि मानधन योजना भी आई इसी आधार पर, कृषकों को पेंशन देने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इसको एक्सटेंड किया गया। तो वो पेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके जो 60 साल के ऊपर का व्यक्ति हो, ये किसी पर निर्भर ना हो, वृद्ध अवस्था में आपको परेशानी ना आए, कुछ एक अमाउंट आपकी खाने पीने के लिए, एटलीस्ट दवाई के लिए मिलता रहे। तो ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स में मैटर कर जाएंगे। राइट, तो ये आपका पूरा खत्म हुआ। ये कुछ स्कीमें थी महत्वपूर्ण, जिनको पिछले 10 वर्ष हुए, 10 या 11 वर्ष ओवरऑल हुए, 2014-2015 में आई थी, जो कि आपको पता होने चाहिए अभी सरकारी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा खत्म होने के बाद आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, और हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।